सुप्रभात दोस्तों, साथियों, सुप्रभात। आज आपके समक्ष हम जो आपका अपना पाठ है एपीजे अब्दुल कलाम का प्रगति के हम और हमारा आदर्श। आज का हमारा पाठ होगा हम और हमारा आदर्श। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ध्यान देना चाह रहे, जो कि हमारे 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया और इसके बाद मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आज हम उनके गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि लगभग हर बार परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है। पिछली बार भी पूछा गया था। तो आते हैं सीधे गद्यांश पर। इसमें से आपको पहला आपको संदर्भ लिखना होगा और 4 क्वेश्चन देने होंगे। ध्यान दीजिएगा, इन 5 क्वेश्चन के जवाब आप एक ही पेज पर लिखिएगा। पहले सिर्फ एक ही पेज पर, क्योंकि एक पेज पर लिखोगे तो परीक्षक को मार्किंग करने में आसानी होती है। मैं यह नहीं मानता कि समृद्ध अध्ययन एक दूसरे के विरोधी हैं या फिर भौतिक इच्छा रखने का। चलो ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके और हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। ठीक है, यहाँ से दिखाई पड़ेगा। गद्यांश को कैसे सॉल्व करोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हम और हमारा आदर्श। ध्यान देना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हम और हमारा आदर्श। पाठ का नाम है, पाठ का नाम सब याद कर लीजिएगा, हम और हमारा आदर्श। हम और हमारा आदर्श, हमारा आदर्श। पाठ का नाम सब लोग याद कर लीजिएगा। पहले पाठ से लेकर के 5 लेसन तक पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम, रचयिता का नाम, पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम, रचयिता का नाम, 5 लेसन तक कंठस्थ कर लीजिए। तो फिर आपको संदर्भ लिखने में असुविधाएं नहीं होंगी। हम और हमारा आदर्श, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे लेखक, जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम जाने जाते हैं। अब आते हैं लेखक। समृद्धि, ध्यान देना, समृद्धि शब्द है और अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब होता है जो जो प्रभु से चीजें जुड़े हैं, जो भक्ति से जुड़ी चीजें हैं, जो भगवान से, जो परमात्मा से, जो परमेश्वर से जुड़ी चीजें हैं, हम उसको आध्यात्म कहते हैं। समृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, विकास। यहाँ पर लेखक के कहने का मतलब है, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। यहाँ पर लेखक के कहने का मतलब है कि जब समृद्धि होगी, जब हम ग्रो करेंगे, जब हम विकास करेंगे, तो हमारे अंदर अपने आप आध्यात्म पैदा होगा। हम भक्ति भी करेंगे, भगवान की पूजा भी करेंगे, आराधना भी करेंगे। बस यही यहाँ पर लेखक के कहने का मतलब है। दोस्तों, यहाँ पर आपको लिख देना है कि भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच नहीं है या न्यूनतम वस्तु का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ। बस यहाँ से आप शुरू करेंगे और अगर आप बना के नहीं लिख पाते हैं तो फिर इसी 1.5 लाइन को आप उतार दीजिएगा। ठीक है, समृद्धि समृद्धि और आध्यात्म को आपस में विरोधी क्यों नहीं मानता भाई? जब समृद्धि होगी, अगर आप अपने मन से सोच करके लिखते हैं, जब समृद्धि होगी, जब ग्रो होगा, जब विकास होगा, जब हमारा हम बढ़ेंगे, हमारा परिवार बढ़ेगा, हमारा घर बढ़ेगा, तो अपने आप यानी ये आध्यात्म अपने आप पैदा। चलो भाई, हमारे पास इतना पैसा हो गया है, दर्शन करने आते हैं, विंध्याचल चलते हैं, मैहर चलते हैं, जम्मू कश्मीर चलते हैं। तो कहने का मतलब है, जब ग्रोथ होगा, जब डेवलपमेंट होगा, जब विकास होगा, तो आध्यात्म अपने आप पैदा हो जाता है। जब व्यक्ति के पास इनकम नहीं होगी, उसके पास स्रोत नहीं होगा, उसके पास धन नहीं होगा, तो आध्यात्म फिर पैदा नहीं होता है। जैसे हमारे नानक थे, नानक वगैरह थे, वो कहते थे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। उस समय धन मिलता ही नहीं था, तो अपनी जो भी भक्ति होती थी अपना यहीं पर कर लेते थे। बस पहले यही इतना है, बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं लिखना है आपको। अगर आप अपने मन से बना पाते हैं तो ऐसे लिख दीजिएगा कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। कहने का मतलब यह है, जब हम समृद्धि करेंगे, जब हम ग्रोथ करेंगे, जब हम विकास करेंगे, जब हम डेवलपमेंट करेंगे, तभी हमारे अंदर ऑटोमेटिक आध्यात्म पैदा हो जाएगा। आध्यात्म का मतलब है परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की शक्ति, उस परम सत्ता को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास। अगला हमारा है समृद्धि से हमें क्या लाभ है। समृद्धि का मतलब है प्यारे, ग्रोथ करना, विकास करना, डेवलपमेंट करना।
अपने खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाना, यही क्या है, हमारी समृद्धि है। देखो समृद्धि अपने साथ सुरक्षा का विश्वास लाती है, अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में सहायक है। अगर आप इस भाषा में नहीं लिख पाते हैं तो यहाँ से आप यहाँ तक इसको उतार दीजिएगा, बस आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। प्रकृति प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। नहीं, प्रकृति देखो यहाँ पर प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। अब प्रकृति का मतलब है कि टाइम से सुबह होगी, टाइम से शाम होगी, टाइम से बरसात होती है, टाइम से गर्मी ठंडी, तो प्रकृति का सारा काम टाइम से होता है। ठीक है, हम भी अगर प्रकृति के अनुसार चलना शुरू कर दें तो निश्चित ही हम लाइफ में सफल हो जाएंगे। बस यही आपको लिखना है, प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब प्रकृति अपने सारे कार्यों को, अपने सारे क्रियाकलापों को, अपनी सारी एक्टिविटीज को टाइम पर करती है। हम ही लोग उस टाइम से नहीं चल पाते हैं, इसीलिए भविष्य में, लाइफ में, जीवन में असफल होते हैं। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। दोस्तों रेखांकित अंश जो यहाँ दिया गया है, अगर आपको आता है तो शब्दों को इधर से उधर बदल करके लिख दीजिएगा, नहीं आता है तो सेम लाइन आप उतार दीजिए, आपको पूरे अंक मिलेंगे। बस एक गलती मत करना, पाठ का नाम और लेखक का नाम गलत होना नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम और अनंत का क्या अर्थ है? ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है थोड़ा, अल्प, तो न्यूनतम का अर्थ हो जाएगा अल्प। तो क्या कहते हैं, अल्प, या फिर इसको हम थोड़ा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा। ठीक है, इसको हम थोड़ा भी कहते हैं। ठीक है, और अनंत माने होता है अनंत, जिसका कोई अंत न हो। अनंत माने होता है जिसका कोई अंत ना हो, जिसका जिसका कोई जिसका कोई अंत ना हो, ये क्या है हमारा अनंत। यहाँ इसका भी आपको शाब्दिक अर्थ मिल गया, और रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको बता दिया। कार्य कराता है उन दो लाइनों को पढ़ना, थोड़ा सा शब्दों को बदल करके अपने भाव में, अपने सरल शब्दों में उस दो लाइन को 4 लाइन में लिखना। बस 4 लाइन से मत मत ज्यादा मत लिखना, पूरे गद्यांश की व्याख्या मत लिखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, न्यूनतम और अनंत का क्या अर्थ है? न्यूनतम माने होता है अल्प या थोड़ा, और अनंत माने होता है जिसका कोई अंत ही ना हो, जैसे हमारा समुद्र है। ठीक है, भौतिक समृद्धि के विषय में लेखक की क्या मान्यता है? भौतिक समृद्धि का मतलब है जो भौतिक, जैसे हमारे हमें हमको मोबाइल मिल गया, कंप्यूटर मिल गया, विज्ञान मिल गया, गाड़ी मिल गई, ये सब क्या है, हमारे भौतिक साधन है। इससे भी क्या होता है, भौतिक समृद्धि अपने साथ, भौतिक समृद्धि में लेखक की क्या मानता है, तो यही है भौतिक समृद्धि। ठीक है, इसको यहाँ भी दिखा देते हैं आपको, भौतिक समृद्धि, यहाँ है भौतिक समृद्धि, ये देखो, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा का विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में सहायक है। भाई जब हम विज्ञान हमारा तरक्की करेगा, कहने का मतलब है कि जब हम लेखक समृद्धि और आध्यात्म को विरोधी नहीं मानता। यहाँ है ये वाला प्रश्न है, भौतिक विषय के, भौतिक समृद्धि के विषय में लेखक की क्या मानता है, तो लेखक यह मानता है, जब हम जब हम ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, हैं, तो हमारे देश में मोबाइल का विकास हुआ। आज 6G 5G चल रहा है, पहले 2G भी नहीं चलता था, इसके पहले कॉलिंग भी नहीं होती थी, बात भी नहीं होती थी। लोग जब देव दर्शन करने जाते थे तो पता ही नहीं चलता था कि कब आएंगे, 10 दिन में आएंगे, 15 दिन में आएंगे, 2 दिन में आएंगे। अब तो क्या है, फोन लगा, ये सब भौतिक बात है, ये सब क्या है, हमारी भौतिक चीजें हैं और यह लाती हैं। जब भौतिक चीजें जितना ही ग्रोथ करता है उतना ही विकास, डेवलपमेंट होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जब जितना ही भौतिक बात का विकास हो रहा है, उतना ही वो जो औसत आयु है, व्यक्ति की औसत आयु कम होती चली जा रही है। पहले व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष होती थी, फिर 90 हुआ, फिर 70 हुआ, अब इस समय 60 से 65 वर्ष औसत आयु मतलब हो गई है। तो जितना ही भौतिक डेवलपमेंट हो रहा है, उतना ही व्यक्ति की औसत आयु कम होती चली जा रही है। ठीक है, भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है, डेवलपमेंट लाती है, विकास लाती है, क्योंकि भौतिक समृद्धि जो होती है अपने साथ ग्रोथ लाती है, विकास लाती है। पहले लोगों के पास दोस्तों कच्चे घर होते थे, छन छप्पर के होते थे, आज क्या है, सबके पास पक्के घर हैं। जिसके पास नहीं घर है उसको सरकार भी मुहैया करा रही है, आवास दे रही है, कॉलोनी दे रही है। तो यही है सब भौतिक डेवलपमेंट। लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक भौतिक समृद्धि, हाँ, लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को
किस रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक वस्तुएं जो है भाई हमको जिस रूप में मिल रही है हम उस रूप में स्वीकार कर रहे हैं। अब हमारे पास पहले मोबाइल नहीं था तो क्या जीवन नहीं बीतता था? बीतता था, सारे काम होते थे। है बोर्ड, यही बोर्ड भी था, वही बोर्ड में पहले कलम से लिखी मार्कशीट मिलती थी, अब तो कंप्यूटर से लिखी मार्कशीट मिल रही है। ठीक है, पहले मार्कशीट अलग आती थी, सर्टिफिकेट अलग आता था। अब क्या है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट को एक कर दिया गया, उसी में फोटो लगा दिया गया, चलो मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गई। तो कागज भी बच गया, टाइम भी बच गया। पहले दो दो बार आता था, एक मार्कशीट आती थी, एक सर्टिफिकेट आती थी। अब भौतिकवाद बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस चीजों को सॉर्ट किया जा रहा है। तो बस यही है दोस्तों। और चलो हम आगे चलते हैं, हमारा एक दूसरा गद्यांश है। दूसरे गद्यांश पर आते हैं। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का ही स्वरूप है। चीजों को समझिएगा, महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। गद्यांश यहाँ आते हैं, क्या है, पाठ का नाम प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ध्यान रखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से अवतरित है। और इसके हमारे जो हमारे लेखक हैं डॉक्टर अब्दुल एपीजे कलाम माने जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से अवतरित है। और इसके हमारे लेखक मिसाइल मैन भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम माने जाते हैं। इस प्रकार से आपका ये संदर्भ हो जाएगा, 2 नंबर यहाँ मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेखक ने अस्तित्व का हिस्सा किसे माना है? अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब होता है जिसका समाज में अस्तित्व हो, घर में अस्तित्व, परिवार में अस्तित्व, देश में अस्तित्व। अस्तित्व आएगा कहाँ से? ग्रोथ आएगा, विकास आएगा। जब पढ़ोगे, कमाई शुरू करोगे, आपके पास धन हो जाएगा, बल हो जाएगा, तो आपका अस्तित्व अपने आप बढ़ जाएगा। जब आप कुछ करने लायक नहीं होगे तो फिर आपका अस्तित्व जीरो रहता है। तो कहने का मतलब है लेखक ने अस्तित्व का हिस्सा किसे माना है? देखते हैं गद्यांश में, अस्तित्व ही है। देखो पहले यहाँ अस्तित्व का हिस्सा क्या है, ये देखो यहाँ आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है। आपके सामने आपका आंसर रखा है, नहीं रखा है तो बना के लिख देना। अगर गद्यांश से आपको आंसर सेम टू सेम मिल जाता है तो गद्यांश का डाल दीजिए, नहीं आता है तो बना के भी आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का क्या प्रसंग है? प्रस्तुत गद्यांश है, ये प्रसंग है कि हम आर्थिक समृद्धि कैसे करें, हम खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं, यही है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश लेखक के किस संपादित पुस्तक का अंश है? तो किस संपादित पुस्तक का अंश है? तो इन्होंने जो मिसाइल मैन ने हमारे लिखा है, एपीजे अब्दुल कलाम ने, बस इसमें किस संपादित पुस्तक का अंश है, पुस्तक का नाम इसमें है कि नहीं है, देखते हैं एक दूसरे से तादात्म्य नहीं है इसमें, हमको लगता है। चलो देख के हम आपको कमेंट के माध्यम से बताएंगे संपादित पुस्तक का अंश। अगला है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ पे जो आपको दिया गया है, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। भाई सब कुछ ऊर्जा का स्वरूप है, सब में क्या है, ऊर्जा है। चाहे वह हवा हो, वायु हो, पेड़ हो, घर हो, बिजली हो, सब में क्या है, ऊर्जा के साधन है। उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह किसका स्वरूप है? वह परमात्मा का स्वरूप, वह ईश्वर का स्वरूप है। जो कुछ भी देख रहे हैं सब क्या है, परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है। ठीक है, अगला हमारा है महर्षि अरविंद ने अस्तित्व का हिस्सा किसको माना है? महर्षि अरविंद ने अस्तित्व का हिस्सा किसको माना है? देखते हैं महर्षि अरविंद तुम्हारे गद्यांश में है कि नहीं है, पीछे वाले में देख लेते हैं। महर्षि अरविंद, यहाँ देख लेते हैं महर्षि अरविंद समृद्धि को माना है, आध्यात्म को माना है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं समृद्धि और आध्यात्म, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समृद्धि और आध्यात्म, महर्षि अरविंद ने अस्तित्व का हिस्सा किसको माना है? परमात्मा को माना है, ईश्वर को माना है। ठीक है, अगला इसी में से क्या है, गद्यांश के आधार पर तादात्म्य का आशय। तादात्म्य मतलब होता है एक दूसरे में संबंध बनाना, एक दूसरे में तादात्म्य बनाने की कोशिश करना। कैसी इच्छा सर्वनाक या और आध्यात्मिक बात नहीं है, कैसी इच्छा सर्वनाक या आध्यात्मिक बात नहीं है। कौन सी ऐसी इच्छा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखे कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से सर्वनाक या गैर आध्यात्मिक बात
नहीं है। आपके गद्यांश में ही आपका आंसर छिपा है। महर्षि अरविंद ने क्या कहा? अरे भाई, कि एक दूसरे के प्रति हम तादाद बना के रखें। कौन एक दूसरे से पूरा तादाद रखे हुए हैं? यह प्रकृति, यह जो परमात्मा है, एक दूसरे से तादाद को बना के रखा है। हमें संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है? उसे परमात्मा का रूप है। अस्तित्व और तादात्म्य शब्दों का अर्थ यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? अस्तित्व और तादाद। अस्तित्व का मतलब होता है खुद का स्वरूप। अस्तित्व का मतलब होता है खुद का स्वरूप। जब आप पढ़ लोगे, लिख लोगे, जब आप अपना अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाओगे तो आपका अस्तित्व अपने आप दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है। तादात्म्य का नाम होता है आपसी संबंध। जैसे पति पत्नी का संबंध है, आत्मा परमात्मा के अंदर तादात्म्य है। माता और पुत्र में जो संबंध होता है उसे कहते हैं तादात्म्य को बनाए रखना। अगला हमारा, अगले गद्यांश की ओर हम चलते हैं दोस्तों। इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है, न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था। आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आते हैं गद्यांश। यहाँ पर लिखना है आपको, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रगति के तो हम और हमारा आदर्श, और हमारे इसके लेखक हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और मिसाइल मैन के नाम से जो जाने जाते हैं, इन्होंने इस पाठ को संदर्भ लिखा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से अवतरित है, और इसके लेखक हमारे राष्ट्रपति महोदय एपीजे अब्दुल कलाम माने गए हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ हो गया, यहाँ पर पाठ का नाम और लेखक का नाम भी हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या, जो यहाँ पर 2 लाइन में अंडरलाइन किया है, आप इन्हीं शब्दों को पढ़ोगे। पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ चेंजिंग आता है तो कर देना, नहीं तो फिर इसी 2 लाइन को उतार देना। आपका रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी हो जाएगी। मनुष्य को सदैव किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए? अब आते हैं अपने गद्यांश पर। मनुष्य को किस प्रकार की अपनी जीवन शैली अपनानी चाहिए? जीवन शैली देखो यहाँ पर है कि आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम जरूरतें पूरी करते हैं। ये हमारी जीवन शैली जैसी होगी, अगर हमारी जीवन शैली 4 बजे उठने की है तो उस प्रकार से हम ढल जाएंगे, अपना ग्रोथ करेंगे, विकास करेंगे। किसी को दुकान जाना है, नौकरी जाना है, जो भी रोजगार करना है, उसी हिसाब से लोगों को अपना प्रस्तुत करना होता है। ठीक है। मनुष्य को सदैव किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए? बिल्कुल इसी प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए जिससे हम जीवन में हमेशा ग्रोथ करते रहें और कभी भी बीमारी का शिकार ना बने। अगला हमारा है, लेखक महात्मा गांधी के जीवन का उदाहरण देकर क्या स्पष्ट किया है? लेखक यहाँ पर महात्मा गांधी का जीवन जो है अपने आप में एक प्रतिमूर्ति है। उनके अंदर त्याग की प्रतिमूर्ति थी। क्या थी? गांधी जी के अंदर क्या थी? त्याग की प्रतिमूर्ति थी और अहिंसा के पुजारी थे। बस यही आपको लिख देना है। ठीक है। लेखक के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने में परेशानी नहीं है? ठीक है। लेखक के अनुसार किस प्रकार का जीवन, अर्थात हम आध्यात्म का जीवन बिताएं, परमात्मा से अपने तादाद को जोड़े रखें, तो वहां हमको कोई परेशानी नहीं होगी। किस प्रकार का जीवन बिताने में हर्ज नहीं है, किस प्रकार का जीवन बिताने में हर्ज नहीं है, अर्थात हम किसी भी जीव के, किसी भी व्यक्ति के प्रति हिंसात्मक व्यवहार ना करें। यही हमारा क्या हो जाता है, इसमें हर्ज हमारा नहीं है। अगला हमारा गद्यांश है, विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना ही है कि इन राष्ट्रों जिन्हें जी आठ क्या है? ये 8 देशों का एक समूह है, इसी को बोला गया है G8। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से अवतरित है। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर पूछा है। दोस्तों आपको रेखांकित अंश यहाँ से पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास को किया मजबूत और समृद्धि, यहाँ तक आपको अपने शब्दों को बदल करके लिख देना है। ठीक है। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्धि देश से उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। भाई, जैसे हम एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, भाई से संबंध बनाएंगे तो हमारा बातें होगी, हम एक दूसरे से ग्रोथ करेंगे। उसे एक देश भी एक दूसरे देश से संबंध बनाता है, क्यों? अपने आयात और निर्यात को बढ़ाने के लिए। ठीक है। G8 के देशों के लोगों ने किस विश्वास को मजबूत किया? सब एक दूसरे में तादाद में स्थापित किया कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, और क्या होगा, अपने आयात और निर्यात को बढ़ाएंगे। G8 नाम से किसे पुकारा जाता है? तो G8 नाम से इन्हीं देशों को, राष्ट्रों को, जिन्हें G8 नाम से पुकारा जाता है। ठीक है।
अगला हमारा है, इसकी समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। इसकी समृद्धि के पीछे क्या नहीं छिपा है? इसकी समृद्धि के पीछे अर्थात विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। देखो यहाँ पे ये आपका आंसर यहाँ से हो गया दोस्तों। ठीक है, जो हमारे विकसित देश हैं उनका ग्रोथ होता ही रहता है। जो जैसे भारत जैसी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, यहाँ थोड़ी सी परेशानी है। तो ये यहाँ पूछा गया है कि किसकी समृद्धि के पीछे कोई रास्ता नहीं छिपा है। तो जो हमारे विकसित देश हैं, विकसित और अविकसित, विकसित का मतलब है वो अपने आप में विकसित है, सारी चीजें उनके यहाँ पर्याप्त हैं। अगर कोई भी किसी भी अन्य देशों से उनको आयात न करना पड़े तभी उनकी पूर्ति हो जाएगी, वहाँ के लोगों की पूर्ति, चाहे वह डीजल हो, बिजली हो, पेट्रोल हो, खाने के साधन हो, वो अपने आप में विकसित हैं। हम क्या हैं, अर्थात हमारा जो भारत देश क्या है, अभी भी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। जैसे हमारा तेल ही है, तो तेल का आयात हम ईरान और इराक से करते हैं। अगर वह हमको तेल देना बंद कर दें तो हमारे यहाँ तेल की समस्या हो सकती है। इसीलिए हम हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में मानी जाती है, अर्थात जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह अल्प विकसित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, चलो भाई आते हैं अगले गद्यांश पर। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। क्या रहा है? गद्यांश पे आते हैं। गद्यांश हमारा क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर जो हमारा गद्यांश है, गद्यांश का समय प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। रेखांकित अंश की व्याख्या दोस्तों यहाँ पर दो लाइन है, इसी दो लाइन को आप पढ़ करके शब्दों को बदल करके लिख देना, ना ही किसी को उतार देना। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। कहने का मतलब जब हमारी युवा शक्ति पढ़ेगी बढ़ेगी ग्रोथ करेगी तो खुद का विकास होगा, परिवार का विकास होगा, समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। बस यही आपको लिखना। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। हम अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार तब कर सकेंगे जब हम समृद्ध होंगे, जब हम ग्रो करेंगे, जब हम विकास करेंगे, जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी तो हम दूसरे को खुशियां बांटेंगे। जब हम खुद ही भूखे हैं, हमारी भूख लगी है, तन पर शरीर पर कपड़े नहीं, तो दूसरों को हम क्या दे पाएंगे? यानी यही 25 में आप लिखना है। स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना कब सही है? स्वर्णिम युग के लिए, अरे भाई स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना कब सही है? स्वर्णिम युग के लिए काम करना ही से कब? जब हमारी सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना, उस उसी को क्या कहते हैं? स्वर्णिम युग। अर्थात हम मेहनत करें, परिश्रम करें, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने देश को आगे बढ़ाएं, तो ये क्या है? स्वर्णिम युग। जैसे हमारा भक्ति काल है वह हिंदी साहित्य में स्वर्णिम के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस काल में सूर्य पैदा हुए, तुलसी पैदा हुए, जाति जैसे महाकवि पैदा हुए और उन्होंने बड़े बड़े जो है ग्रंथ लिखे, बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी। ठीक है, हमारा लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले का आधार क्या रहा है? यही रहा है। सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना होता है? परिश्रम करो, मेहनत करो, ईमानदारी से परिश्रम करो, मेहनत करो। चाहे वह दोस्तों नौकरी हो, चाहे वह रोजगार हो, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, निश्चित ही आप सफल होंगे। हमारे युवाओं के फैसले का आधार क्या है? हमारे युवाओं के फैसले का आधार देख लेते हैं अपने गद्यांश में। अगर होगा नहीं तो फिर आपको बना के लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। क्या रहा है? अरे युवा शक्ति से संपर्क करना, उसको, उस युवा शक्ति को पढ़ा करके लिखा करके जीवन में आगे बढ़ाना, यही क्या है? युवा शक्ति का आधार है। आते हैं अगले गद्यांश पर। अगला गद्यांश भाई देखते हैं क्या है इसमें। आखिर वह क्या है जिसके कारण यह संभव हो सका है? महत्वाकांक्षा। कई बातें मेरे दिमाग में आती है, मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि हमने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंके। आओ भाई यहाँ पर देखते हैं संदर्भ। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से अवतरित है। रेखांकित उसकी व्याख्या है जो पर यहाँ पर देखो ये दो लाइन दिया गया है, इसको आप थोड़ा सा अपने भाव में सरल भाषा में शब्दों को बदल करके अच्छे से लिख सकते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि कैसे लिखें। एक चीज ध्यान रखना, पाठ का नाम और लेखक का नाम गलत होना नहीं चाहिए। युवा छात्र जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कब तक नहीं बन सकते? अरे युवा छात्र तब तक नहीं बन सकते जब तक वह जब तक कोई जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कभी नहीं बन सकते। क्यों? जब तक उनके अंदर ज्ञान नहीं होगा, विकास नहीं होगा, ग्रो नहीं होगा, जीवन में परिश्रम करके नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक वह ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकते हैं। लेखक युवा छात्रों को कौन कौन सी प्रमुख बातें सीखने के लिए कहता है? लेखक युवा छात्रों को सीखने के लिए क्या कहता है? जो हमारे युवा छात्र हैं, आखिर लेखक क्या क्या कह रहा है?
कह रहा है कि भाई अच्छी चीजों को पाने का हक सबको है, और सीखो और जीवन में आगे बढ़ो। लेखक के अनुसार विद्यार्थियों और युवाओं के किस बात पर भरोसा होना चाहिए? अर्थात लेखक के अनुसार विद्यार्थियों और युवाओं पर, अर्थात जब हम ग्रोथ करेंगे तो हमारा परिवार करेगा, समाज करेगा, देश करेगा, और एक दिन पूरा राष्ट्र डेवलपमेंट में करेगा। हमारा अगला गद्यांश है, बस लास्ट गद्यांश है दोस्तों यहाँ पर। हमारा अगला गद्यांश है, मैं खासतौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ? इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। लेखक युवा छात्रों से क्यों मिलता है? अरे इसीलिए मिलता है कि वह युवा छात्र हमको देखें, खुद को देखें, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो, उत्साह पैदा हो, और वह जीवन में आगे बढ़े, और खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाएं। इसीलिए यहाँ पर लेखक युवा छात्रों से ही मिलता है। मिलने से क्या होता है? कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि यार अगला आदमी तो ये इतने घंटे पढ़ करके यहाँ पहुंच गया, तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता? यही मिलने का मतलब है। आप किन चीजों के पाने का हक रखते हैं, हैं? आप किन चीजों को पाने का हक हक रखते हैं? यहाँ पर गद्यांश में देख लीजिए, आप किन चीजों का हक पाने के लिए है। यहाँ पर देखो, है यहाँ पर देखो, बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन में अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ से आपका आंसर 2 नंबर आपको यहाँ मिल गया, 2 यहाँ मिल गया। उक्त पंक्तियों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है जीवन में ग्रोथ करने की, समृद्धि करने की, विकास करने की, डेवलपमेंट करने की, जीवन में आगे बढ़ने की? रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ पर जो रेखांकित अंश किया है, देखो यहाँ से डेढ़ लाइन, इसी को आप थोड़ा सा बदल करके लिखना, जिससे कार्य ईश्वर की दी हुई वस्तु है। अरे क्या ईश्वर की दी हुई वस्तु है? तो जितनी भी सारी चीजें हमको इस संसार में, इस मृत्यु लोक में मिली है, सब ईश्वर की दी हुई चीजें हैं। बस ऐसे ही आपको पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम प्रस्तुत। गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से है। इसके लेखक हमारे एपीजे अब्दुल कलाम माने जाते हैं। इन्होंने व्यक्ति को, समाज को प्रेरित किया है, और खुद इतना परिश्रम करके कैसे आगे जीवन में बढ़े, और एक दिन वह बिल्कुल इसरो में प्रवेश की, और क्या हुआ? बिल्कुल वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। हमारे राष्ट्रपति के रूप में वह कार्य की, तो उनसे हमको सीख लेनी चाहिए, उनसे हमको शिक्षा लेनी चाहिए, और उनसे हमको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अन्य दोस्तों को पहुंचाओ, ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके।